रोमांटिक कहानियां पर आप सभी का स्वागत है। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह रोज़ मुझे दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर सामने कमरे में जाकर दरवाजे से मुझे अपनी बीवी की अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती थी कि जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने लगता था। रात भर से मैं सुकून से सो नहीं पाता था। फिर वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगा रहा होता। उसके गीले बाल मेरी जान निकाल रहे होते। जब मैं पूछता कि तुम रात में मेरे साथ क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह कोई जवाब न देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती हुई नज़र मेरे बेजुबान पैरों पर डालती, जैसे वह कह रही हो कि तुम एक अपाहिज मर्द हो, मुझे ही क्या कर सकते हो। वह मुझसे कुछ नहीं कहती। मुझे किसी ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था, लेकिन जब मैं वहां से छूटकर वापस आया तो मुस्कान ने मुझे सारी कहानी सुनाई और मुझे बहुत दुख हुआ था। तुम मेरे माँ बाप के साथ जो भी किया, मैंने और मुस्कान ने उसका बदला ले लिया है। इसीलिए मैंने तुम्हारे ऑफिस में नौकरी की, तुम्हारा भरोसा जीता और फिर तुम्हारा एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद तुम्हें तकलीफ देने के लिए व्हील चेयर पर बैठ गया। यह सब करने में ही मेरे पसीने छूट गए थे। मैं पूरी तरह से हाँफ रहा था। रात के अंधेरे में सामने वाले कमरे से मेरी पत्नी की आने वाली आवाज़ों ने मेरे होश उड़ा दिए थे। वह मुझे रोज दवा खिलाकर मेरे कमरे से निकलकर दूसरे वाले कमरे में जाकर कमरा बंद कर मुझे अपनी बीवी के कमरे से अजीब गरीब आवाज़ें आती थी, जिसे सुनकर मेरा कलेजा फटने को आता था। रात भर मैं कुछ सुकून से सो भी नहीं पाता था। वह दरवाज़ा सुबह ही खुलता था और जब मेरी बीवी कमरे से बाहर आती थी उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट सजी होती थी। उसका हसीन रूप उस वक्त और भी जगमगाता रहता। उसके गीले बाल मेरी जान निकाल कर रखते थे। मैं पूछता था कि तुम रात में मेरे कमरे में क्यों नहीं सोई, उठकर क्यों चली जाती हो, तो वह मुझे कोई जवाब नहीं देती। बस एक अजीब सी मुस्कुराती नज़रें मेरे बेजुबान पैर पर डालती। वह ऐसा कह रही हो जैसे तुम एक अपाहिज मर्द हो, तुमसे क्या हो सकता है। वह मुझसे मुंह खोल कर तो नहीं कहती थी। उसका ये चुप्पी मुझे अंदर ही अंदर मार रही थी। पूरा दिन वो मेरा ख्याल रखती, मुझे खाना खिलाती, अपने हाथों से दवाई देती, रात को खूबसूरत सी साड़ी पहनकर एक अच्छे से तैयार होकर एक दूसरे कमरे में जाकर कमरा बंद कर लेती। रात भर तकलीफ़ें मुझे देती रहती। वो मेरे लिए जान निकालने से काफ़ी था और सजना संवरना बेमायने नहीं होता था। एक बार मैंने खाना खाते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, मुस्कान, तुम रात को मेरे पास ही रुककर मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे तुम्हारे बिना नींद नहीं आती। तुम तो जानती हो कि मैं तुमसे कितना मोहब्बत करता हूँ। देखना, बहुत जल्द मैं पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, चलने फिरने लगूँगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे गोली हो गई थी। जो तकलीफ, जो दर्द मैं रातों को सह रहा था वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं क्या, कोई भी ये मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि उसकी पत्नी सज धज कर दूसरे कमरे में चली जाए और पति के अकेला कमरे में छोड़कर उसने मेरे हाथों पर अपना हाथ छुड़ाया और फिर खाना उठाकर मेरे पास से चली गई। मैं व्हील चेयर से चलता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। वह किचन में थी, खाने के बर्तन धो रही थी। मैं उसके पीछे आ गया। मैंने कहा, डॉक्टर मुझे उम्मीद दिला रहे हैं कि मैं चलने लगूंगा, मेरी टांगें फिर से ठीक हो जाएंगी, हम दोनों दोबारा से अपनी ज़िंदगी। मेरी बात पर एक कांच का गिलास टूटकर जोर से मुस्कान के ज़मीन पर गिर गया था। वह गुस्से से मेरी व्हील चेयर पकड़े मुझे बाहर गैलरी तक ले आई। 8वीं मंजिल से नीचे देखते हुए मुझे डर महसूस हो रहा था। कहने लगी, तुम यूं ही मोहताज और अपाहिज ही अच्छे लगते हो, समझे। अगर तुमने अपने ठीक होने की बात कही तो यहाँ से नीचे फेंक दूंगी। भगवान करे तुम कभी ठीक ना हो, ऐसे ही रहो, बेबस मोहताज रहो, सारी जिंदगी गुजारो। वह बड़े गुस्से में भरे नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में इतनी नफरत भरी हुई थी कि एक पल के लिए मैं सहम गया था। गैलरी के दरवाजे ऊंचे ज़्यादा नहीं थे, वो मुझे आगे का कर चुकी थी। नीचे का मंजर देखकर मेरी तो जान ही निकल गई। उसकी आंखों से उस समय न जाने किस जज्बे से लाल हो रही थी। वह गुस्से में लंबे लंबे सांसें भर रही थी और फिर मेरी व्हील चेयर
पीछे कर दी और मुझे कमरे में ले आई। मुझे बेड पर सहारा देकर लेटा दिया और दरवाज़ा खोलकर सामने कमरे में चली गई। जोर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया। जिस कमरे में वह आजकल रहने लगी थी उस कमरे का एक ही दरवाज़ा बाहर की तरफ खुलता था, जिस दरवाजे से आवाज़ें आती रहती थी। यह सुनकर मैं मौत की तरफ जा रहा था। मुझे अपनी बेजान टांगों पर अब गुस्सा आने लगा था। मैंने बेबसी से अपनी टांगों पर मुक्के मारने शुरू कर दिए। अगर मैं ठीक होता तो जान से मार डालता उस आदमी को जिसके साथ मेरी पत्नी हंसी मजाक करके बातें कर रही थी, कमरा बंद करके ना जाने क्या क्या कर रही है। एक बेजान मर्द और औरत के तन्हा होते ही इससे आगे का ख्याल सोचकर ही मेरे रूह कांप उठती थी, लेकिन मैं मजबूर था। एक बार मैंने ठान लिया कि मैं आज उस आदमी का छोड़ूंगा नहीं, इसलिए बड़ी मुश्किल से मैं व्हील चेयर पर बैठा और साइड टेबल पर पिस्टल निकाली और कमरे से बाहर निकल गया। सामने कमरे से अभी हंसने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थी। मैं कमरे की होल से झांक कर देखा तो मंजर मेरी आंखों कि होश उड़ा देने वाले थे। मैंने गुस्से में दरवाज़ा पीटना शुरू कर दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला सामने खड़े आदमी को देखकर मेरे हाथ में पकड़ी पिस्टल गिर चुकी थी, क्योंकि सामने तो मेरा ही वो अपने होश उड़ा देने वाले हुस्न से मेरे सामने बैठी हुई थी, मुझे उलझी हुई नज़रों से देख रही थी। मैंने अपने मुंह से सिगरेट का लंबा सा कस लेकर धुआं उड़ाते हुए कहा, मिस मुस्कान, मेरी तरफ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आप अपने फैसले पर आज़ाद हैं। एक तरफ 20 लाख का चेक है और दूसरी तरफ मैरिज पेपर है। मैं अपनी गन टेक लगाते हुए उस हसीन लड़की के चेहरे को बेबसी से देख रहा था। मैंने ही मुस्कुराया। उसकी नज़रों से 20 लाख का चेक उठाकर जाकर टिक जाती थी, जैसे उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। कभी उन पेपरों पर तो कभी साइन करके वह मेरी पत्नी बन जाती। और औरत अगर हसीन हो और ऊपर से बेबस मजबूर हो तो उसकी बेबसी का खेल खेलने में मुझे बहुत मज़ा आता था। इसीलिए मैं जिस किरदार कदर मुस्कान की बेबसी से मजाक उड़ा रहा था, उसी की आंखों में झिलमिलाते आंसू मेरे अंदर अकड़ कर बैठा हुआ है। मेरी आना और बहुत ही मुस्कुराहट से पहुंचा था। उस लड़की के लिए शायद ये फैसला करना बहुत मुश्किल था। मैं मुस्कान को दोरोहे पर लाकर खड़ा कर दिया था। उसके बाप इस समय अस्पताल में आईसीयू में जिंदगी मौत के जंग लड़ रहा था और मैं अपने आप की जिंदगी बचाने के लिए अपने बड़ी सी आंखें आंसुओं के लिए बसी थी। उस वक्त उसकी गीले गुलाबी आंख मेरा चैन चुरा रही थी। फिर उसने पेपर साइन कर दिए और अपने चेहरे भरपूर मुस्कुराहट छा गई। मैं साझा की कि मैंने एक नाजुक सी कली को खरीद लिया है, उसे भी 4 दिन के कमरे में शोभा बनाऊंगा और फिर फालतू चीज की तरह फेंक दूंगा। मुस्कान के साथ मेरी शादी पहली थी। इससे पहले मैंने जितनी भी लड़कियों का इस्तेमाल किया था बिना शादी के ही उसके साथ रंगीने करता था और जब मन भर जाए उसे छोड़ देता था। लेकिन मुस्कान से शादी करने की शर्त थी। जब उसने मेरी शर्त मानी तो मैं मजबूरी में अपने भी उसके शर्त मान ली थी। मेरे लिए औरत शायद इतनी ही अहम रखती थी। बहुत बड़ी गलती थी। हाँ, वह एक बला ही थी जो मुझे निगल गई। मैंने बड़ी खुशी से मुस्कान के साइन किए थे, शादी के पेपर्स को उठाया था और सपना भी साइन कर लिया था। मेरे ऑफिस में मेरे रूम की तीसरी कुर्सी पर वकील भी बैठा हुआ था। उन्होंने बाकी के कार्रवाई की थी और वो भी हसीन लड़कियों में से मुस्कान खत्री की मुस्कान डोगरा बन गई थी। विकास डोगरा की पत्नी बन चुकी थी, लेकिन बस कुछ ही महीनों के लिए। अब तो मेरा उससे दिल भर जाता और एक गिरी हुई नज़र से मुस्कान की तरफ मैंने नज़र डाली। वह सिर्फ दिल बहलाने के लिए थी। मैंने कहा, मुस्कान, यह चेक मेरा ड्राइवर अस्पताल पहुंचा देगा। तुम मेरे साथ मेरे फ्लैट पर चलोगी, क्योंकि आज हमारी शादी की पहली रात होगी जो मैं बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। मुझे में इतना सब्र नहीं था कि उसके इंतज़ार में मैं अपना टाइम बर्बाद करता। उसने पलटकर मुझे तड़प कर देखा था। कहने लगी, मेरा बाप जख्मी हालत में अस्पताल में पड़ा है। मैं नहीं जानती वह जिंदा भी बचेगा कि नहीं, इसीलिए भगवान के लिए एक रात मुझे मेरे बाप के पास गुजारने दो। मैं वादा करती हूँ मैं खुद ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी
उसने हाथ जोड़ते हुए मुझे विनती की थी, लेकिन मैं इतना रहमदिल नहीं था। अगर रहमदिल होता तो मुस्कान की मजबूरियों का मैं फ़ायदा नहीं उठाता। मैं अपनी पैंट की जेब से हाथ डाली तो धीरे से चलता हुआ उसके पास गया। मैंने कहा, तुम्हारे बाप को इस समय इस चेक की ज़रूरत है, तुम्हारी नहीं। यह चेक बहुत ही आराम से तुम्हारे बाप के पास पहुंच जाएगा, और प्लीज़ अब मुझे देर मत करो, मुझे ज़्यादा सुनने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर मैं उसकी कलाई पकड़ी और उसे अपने साथ ले जाने लगा। वह पूरे रास्ते मेरे हाथ पैर जोड़ती रही, मुझसे मिन्नतें करती रही। वह मुझसे बस एक ही कुछ घंटे मांग रही थी कि मुझे मेरे पापा के पास भेज दो, लेकिन मुझे तो जैसे ही सुनाई नहीं दे रहा था, सिवाय उसके थप्पड़ की गूंज जो कुछ दिन पहले उसी लड़की ने मेरे मुंह पे मारा था। मेरे अंदर लगी हुई आग की शायद बेबसी और बहते हुए आंसू ही बेझुन कर रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी चलाता रहा, उसको किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं बस एक ही अमीर और अय्याश टाइप का लड़का, 30 साल का नौजवान था। इतने तो शायद किसी के कपड़े भी नहीं बदले हैं जितने मैंने लड़कियां खरीदी और बदली है। आज तक कोई ऐसी मिली नहीं थी कि कुछ रातें की संगत के बाद मेरे दिल को भा जाती। मैं मुस्कान को उसकी कलाई से खींचता हुआ अपने फ्लैट पर ले आया। फ्लैट का दरवाज़ा खोलकर मैं उसे घसीटता हुआ अंदर कमरे तक ले आया था और उसे बेड पर धक्का दे दिया। वह आंसू बहाती रही। मैंने कहा, 20 लाख दिए हैं ना? नहीं मरेगा तुम्हारा बाप, वो बीमार और बुढ़ा बाप है, इसीलिए यह रोना धोना बंद करो। और फिर अलमारी से निकाल कर वही गाउन जो मैंने उस दिन पहले मुस्कान को दिया था और बदले में उस गरीब घराने की लड़की ने मेरे मुंह पर गाउन दे मारा था और मेरे मुंह पर थप्पड़ मारकर मुझे अपनी शराफत की कार्रवाई की थी, आज मैं उसी मकान में लाकर खड़ा कर दिया था। सिर्फ 20 लाख के बदले वह इस समय मेरी खरीदी हुई गुलाम बन चुकी थी। जब तक मेरा दिल नहीं भरता मैं उसके साथ इस्तेमाल करता और खेलता, और मेरा दिल जब भर जाता उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देता। हालांकि कुछ दिन पहले ही मैंने उसे 20 लाख की चेक दिया था और बेवजह उसका बेपनाह हुस्न था जिसने मेरे होश उड़ा कर रख दिए थे। मैं उसके हुस्न की कीमत पहले भी इतनी ही लगाई थी, लेकिन बदले में उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था। मैं चाहता तो उसी रात उसे ज़बरदस्ती अगवा करके अपने दिल में लगी हुई आग को शांत कर सकता था, लेकिन मुझे नहीं, और उस बेबस मजबूर लड़की की बेबसी को देखना था। मैं चाहता था कि वह खुद मेरे पास रोते हुए मदद मांगती हुई यहाँ आए, मेरे सामने हाथ जोड़कर रोते और गिड़गिड़ाने, ताकि मैं सुकून से रह पाता। जिसमें उसे देखना चाहता था नेट की खूबसूरत सा गाउन उसके बदन की खूबसूरती को झलक कर बाहर आ रही थी। वह अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रही थी और उसकी यह हरकत देखकर मेरे लबों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने कहा, अब कोई फ़ायदा नहीं खुद को मुझसे छुपाने का। अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो और मैं तुम्हारे साथ वह सब कुछ करता हूँ जो मेरा दिल चाहेगा। मेरे कहने पर वह तड़प उठी थी। कहने लगी, नफ़रत है मुझे तुम जैसे अमीर बिगड़े हुए लड़कों से। तुमने सिर्फ मेरा शरीर पाया है, लेकिन मेरे दिल में नफ़रत है। तुम मेरे दिल को कभी पा नहीं सकोगे। यह बातें सुनकर मेरे शरीर में आग सी दौड़ गई थी। मैंने कसकर उसके अपनी बाहों के शिकंजे में जकड़ लिया, इतनी जोर से कि उसकी सिसकी निकल गई। उसने मुझे अपने कोई कर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे चाहे जितना भी नफरत कर लूँ, लेकिन तुम दिल में यूं ही कुछ महीने तक मुझसे ढेर सारा मैं प्यार करूँगा और अपने 20 लाख की कीमत वसूल करूँगा। उसके बाद तुम मुझसे आज़ाद हो जाओ। ये कहकर मैंने उसके खूबसूरत से बदन चूम लिया था। उसके बाद मैंने वो सब कुछ पा लिया जिसकी मुझे ज़रूरत थी। मुस्कान मेरे पापा के ऑफिस में काम करने वाली एक छोटी सी वर्कर थी जिसकी तनख्वाह भी कुछ कम थी। एक बार मैंने किसी काम की वजह से अपने पापा के ऑफिस में गया और उसके कुछ डॉक्यूमेंट साइन करवा करके अपने कमरे से बाहर निकल गया। तभी अचानक मेरी नज़र मुस्कान पर पड़ी तो उसके होश उड़ाते हुस्न को देखकर मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। ब्लैक कुर्ता पर उसकी पिंक कलर का बड़ा सा दुपट्टा, शोल्डर फैलाए वह चुपचाप कंप्यूटर से स्क्रीन पर नज़रें जमाए तेजी से
कीबोर्ड पर उंगलियां चला रही थी। मेरा बस अचानक से नज़र ही उसकी तरफ उठी थी, लेकिन उसके हुस्न को देखकर तो मैं पलटना ही भूल गया था। शायद मेरी नज़रों के तपिश से असर था कि वह मुस्कान उलझन कर शिकार हुई थी। औरतें खुद पर उठने वाली नज़र को पहचान जाती हैं और यही सिक्स सेंस ऐसे नेचर होते हैं। शायद इसीलिए मुस्कान ने मेरी बड़ी ही नापसंदीदा नज़रों से घूरा था। मेरी मुस्कान और भी गहरी थी। मैं किसी काम से पापा के ऑफिस में गया था, लेकिन मुस्कान की खूबसूरती ने मुझे मजबूर कर दिया था कि वापस पापा के केबिन में गया। मैं उनसे मुस्कान के बारे में पूछा तो वह कहने लगी कि वह कुछ ही महीने पहले ऑफिस में काम कर रही है, बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है। मैंने कहा, मुझे भी एक ऐसी लड़की की ज़रूरत है। अगर आप मुस्कान से कहें कि वो मेरे ऑफिस में काम कर ले तो मेरी मुश्किल आसान हो जाएगी। मेरे पापा को भला क्या एतराज़ हो सकता था? वैसे भी पापा की किसी काम को टाल नहीं सकते थे। मैं उनकी इकलौते औलाद था। बस पापा को मेरी एक ही बात में प्रॉब्लम थी कि मैं ज़िंदगी में मैच्योर नहीं हो पाऊंगा। आए दिन लड़कियों से मेरी दोस्ती पर पापा सवाल उठाते रहते थे। मेरी माँ भी चाहती थी कि मैं शादी करके सेटल हो जाऊं, लेकिन मैं शादी के झंझटों में पढ़ना नहीं चाहता था। मैं आज़ादी से खुलकर अपनी ज़िंदगी की एंजॉय करना चाहता था। मैंने अपना एक अलग सा फ्लैट ले रखा था। ज़्यादातर मैं अपनी इसी फ्लैट में रहता था और लड़कियों को वहीं पे बुलाता था। मम्मी पापा के साथ बहुत कम रहता था। ये मुस्कान को मेरी ऑफिस में शिफ्ट कर दिया गया। मैंने सबसे पहले काम नहीं वही किया कि उसका तनख्वाह डबल कर दी और वो खुश हो गई थी। लेकिन अब तक कब तक ये खुशी और उस मेरे इरादे से वो बची रहती? ऑफिस में काम करने के रूल कुछ अलग ही हैं। मुझे काम करने वाली लड़कियों का लुक मॉडर्न चाहिए। इसीलिए अगर तुम ये जो बड़ा दुपट्टा ओढ़कर आती हो, इसे उतार कर कुछ मॉडर्न कपड़े पहनकर काम करो तो अच्छा लगेगा, और इसके लिए मैं तुम्हें तनख्वाह डबल कर दूंगा। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि जो कपड़े पहनती हूँ उसमें मैं खुद को कंफर्टेबल फील करती हूँ। मुझे अपना लुक चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब मैं तुम्हारे पापा के ऑफिस में काम करती थी तब मुझसे कोई दिक्कत नहीं थी। इसीलिए तुम मुझे अपने वो पुराने ऑफिस में पापा के पास भेज दो तो अच्छा है, क्योंकि मुझे यह सब करना बिल्कुल मंजूर नहीं है। उसके इनकार से मेरे अंदर तो आग सी लग गई थी। आज तक इतनी हिम्मत किसी लड़की के आगे नहीं दिखाई थी। यह अच्छा जानता था कि ऐसी लड़कियां जो अपने घर की ख़राब हालत की वजह से कमाने के लिए बाहर मिलती हैं, खुद पर खुददारी के लेबल के तौर पर दुपट्टा लपेट कर रखी हैं, अपना हुस्न छुपाकर हम जैसे अय्यास लड़कों के सामने खुद को इज्जतदार साबित करने को यह एक पुराना हथकंडा है। इस टाइप की लड़कियां अपने हुस्न को छुपाकर इसकी कीमत बढ़ाती हैं, और फिर जब हम उनकी कीमत बढ़ाते हैं तो उनकी शराफत की चादर उतरने में देर नहीं लगती। इसीलिए मैंने भी ऐसा ही किया था। अगले ही दिन मैंने मुस्कान से कहा कि तुम मेरे साथ एक बिजनेस लंच पर चलो, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। सबसे पहले सवाल ये था कि यह ऑफिस के टाइमिंग में वापस आ जाएगी, क्योंकि वो ज़्यादातर रुक नहीं सकती थी। मैंने कहा, हाँ, तुम ऑफिस के टाइमिंग पर ही लौट आओगी। मेरी बात सुनकर वह मेरे साथ जाने को तैयार हो गई। मैं उसे एक रेस्टोरेंट में ले गया। मेरे कुछ क्लाइंट्स वहाँ मौजूद थे। मीटिंग और लंच के बाद वो चले गए। मैं मुस्कान के बहाने उसे होटल के कमरे में ले आया, लेकिन जब मैंने उसे अपने इरादे के बारे में बताया तो गुस्से में लाल हो गई थी। मैंने 20 लाख का चेक एक बार बेहुदा से लिबास उसके सामने रख दिया और यह कहा कि जब तक तुम चाहो यूज कर सकती हो, तुम मुझे इनकार नहीं करोगी। मैं जानता था कि वह अपनी कीमत बढ़ाना चाहेगी और 20 लाख की रकम कुछ न थी, लेकिन ऐसा नहीं था। वह चेक व ड्रेस मेरे मुंह पर दे मारा और कहने लगी कि एक शरीफ और इज्जतदार घर की लड़की हूँ। वह मुझ पर नफरत भरी नज़रें डालती हुई कमरे से बाहर चली गई। उसने मेरे ऑफिस की नौकरी छोड़ दी। यह बात मेरे जैसे अय्यास आदमी की कतई बर्दाश्त नहीं होनी थी। इसीलिए सबसे पहले मैंने अपने पापा से मुस्कान की पूरी डिटेल्स ली और कहा कि वो भी मुस्कान को अपने ऑफिस में नौकरी पर न रखें। मेरे पापा ने वजह पूछी, लेकिन मैं बस यही कह दिया कि वो लड़की ठीक नहीं है। मेरे पापा ने मेरी बात मान ली और मुस्कान को दोबारा नौकरी पर नहीं रखा। उसके बाद मैंने उसके पापा के एक्सीडेंट करवा दिया
उसे जिंदगी की मौत तक पहुंचा दिया। और अब जब वह मेरे पास मदद के लिए आई तो मैंने उसे साफ कह दिया कि मिस मुस्कान, अगर आप चाहती हैं कि आपकी कुछ मदद करूं तो अपनी शराफत और यह खानदानी इज्जत को मेरे ऑफिस में बाहर रख कर आइएगा। तो कहने लगी, तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, कैसी शर्त? उसने कहा, तुम चाहे मुझसे एक रात के लिए इस्तेमाल करो या फिर 4 रातों के लिए, जब तक तुम्हारा मन करे तब तक इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मुझे हाथ लगाने से पहले तुम मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बिना शादी के तुम मुझे छुओगे भी नहीं। बेशक तुम मुझे चाहे एक रात के बाद तलाक दे देना, लेकिन मैं बिना शादी किए तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। उसके बाद सुनकर मैं दंग रह गया था, और फिर उसकी बात मेरे लिए एक एडवेंचर भी थी। आज से पहले मैंने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं किया था, लेकिन मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखती थी। वह मेरे लिए सिर्फ कुछ दिन या कुछ महीने की अय्यासी की सामान थी। आज वह लड़की मेरी बाहों में थी, मेरे ही फ्लैट के कमरे में, मेरे बेड पर। आज बेबसी में आंसू बहा रही थी। उसकी अकड़ मैंने कुछ ही दिन पहले तोड़कर रख दिए थे। मेरे अंदर की हैवान परस्त इंसान इस कमजोरी सी लड़की को अपने बात मनवा कर ही शांत हो चुका था। मुस्कान का बाप तड़प तड़प कर अस्पताल में दम तोड़ चुका था, और वह अगले ही दिन अस्पताल पहुंची तो बाप का मुर्दा शरीर देखकर रोने लगी थी। लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। मुस्कान के बाप उसके अलावा उसका कोई नहीं था। कुछ दिन बाद वह बाप का मातम मनाती रही, लेकिन उसके अंदर ही अंदर टूट करके ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन शायद उसके हुस्न का भूत मेरे सर से अभी तक उतरा नहीं था, इसीलिए उसके घर से उसे वापस अपने फ्लैट पर ले आया। इस बार उसकी आंखों में मेरे लिए पहले से भी ज़्यादा नफरत थी, लेकिन मुझे कहाँ किसी बात की परवाह थी। मुझे लगा बस कुछ दिन का खुमार है। जैसे ही मुस्कान की हुस्न का खुमार मेरे से उतर जाएगा, मैं मुस्कान के मुंह पर तलाकनामा देकर उसे चलता कर दूंगा। लेकिन वह तो किसी नशे की तरह मुझके अंदर उतरने लगी थी। हर बार मुझे पहले से ज़्यादा हसीन लगने लगी थी, इतनी कि मैं कई कई घंटे तक बस उसे देखता रहता। हालांकि मुझे आज तक मुस्कान से बदले में मोहब्बत नहीं मिली थी। उसकी आंखों में मेरे लिए सिर्फ एक ही जज्बा था, और वो था नफरत का। जितना मैं उसकी संगत में रहता उतना ही वो मुझसे अच्छी लगने लगी थी। उसका उदास चेहरा भी मुझे लुभाने लगा था। एक बार वह बहुत बीमार हो गई थी और मेरी जान पर बन आ गई थी। उसी बुखार में तड़पते देखकर मेरा दिल तड़प उठा था। उसी समय मुझ पर यह खुलासा हुआ था कि मैं तो मुस्कान से मोहब्बत कर बैठा हूँ। उसकी तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई थी। मैं रात भर उसकी खातिर जागता रहा, उसका ख्याल रखता रहा। कुछ दिन में वह ठीक हो गई थी। 6 महीने गुजर चुके थे, लेकिन अब वह मेरी पत्नी थी। एक बार उसने मुझे खुद से पूछ ही लिया था कि तुम मुझे तलाक कब दोगे, क्योंकि वह तो मुझसे पहले ही बता चुका था कि मैं उसके साथ कुछ दिन या कुछ महीने पर रहूँगा। लेकिन अब मेरा इरादा बदल चुका था। मैं चाहता था कि वो यूं ही मेरे साथ हमेशा रहे, और मैंने अपना यह इरादा उसे बता दिया। मेरी बात सुनकर उसे नफरत से मुझे देखा था। कहने लगी, मुझे तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, मुझे हर सूरत में तलाक चाहिए। तुमने तो खुद के कहा था कि मुझे छोड़ दोगे। ये कहते हुए फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने कहा, मुस्कान, यह मेरे लिए नामुमकिन है। मैं पता नहीं कब तुमसे दिल लगी करते करते तुमसे दिल दे बैठा हूँ, इसीलिए अब तुम्हें छोड़ नहीं सकता। मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा हूँ, अब तुम्हारे बगैर जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। प्लीज़ मुस्कान, जो हुआ उसे भूल जाओ और तुम भी मेरी मोहब्बत को स्वीकार कर लो। तुम जैसे भी यहीं रह सकती हो रह लो, लेकिन मुझसे लड़ने लगती थी। वो कहने लगती थी कि मुझे छोड़ दो। उसकी हालात दीवानों जैसी होने लगी थी। वो मेरे पैरों में पकड़कर बुरी तरह हाथ जोड़कर रोती रहती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मजबूरन मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। मैंने कहा, आज के बाद मुझे यह बात मत करना कि मेरे साथ पूरी जिंदगी नहीं रहोगी, समझी? मैं यह कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। मुस्कान पर जो पागलपन का दौरा पड़ा था, उसे हटाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा था। लेकिन अब मुझे बहुत अफसोस हो रहा था कि मैं मुस्कान पर हाथ कैसे उठाया। उस दिन मैं टेंशन में
कार में भी तेज चला रहा था और उसका नतीजा ये निकला कि सामने आने वाली गाड़ी से अचानक मेरी टक्कर हो गई थी और गाड़ी कलाबाजी खाकर लुढ़क गई। मैं बेहोश हो चुका था। जब मैं होश में आया तो मैं हॉस्पिटल में था। मेरे पापा के साथ मुस्कान भी वहाँ मौजूद थी। उसी समय मैं अपने पापा के सामने मुस्कान को अपनी पत्नी स्वीकार कर लिया था। मेरे पापा यह सुनकर मुझसे नाराज हो गए थे, लेकिन मैं जिस हालत में पहुँच गया था मुझे कुछ कह नहीं सकते थे। मेरे दोनों टांगें फ्रैक्चर हो चुकी थी। डॉक्टर ने मेरी जिन दोनों टांगों पर प्लास्टर चढ़ा दिया था। डॉक्टरों का कहना था कि कुछ महीनों तक तुम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सकते। 1 हफ्ते तक अस्पताल में रहने के बाद मैं अपने माँ बाप के घर के बजाय मैं मुस्कान के साथ फ्लैट में चला गया। वह मेरा ख्याल रख रही थी। उसका रवैया भी बदल चुका था, लेकिन मुझे रात को दवा देने के बाद मेरे कमरे से बाहर निकल जाती। पूरी रात वह दूसरे कमरे में रहती। मैं उस समय तदाकत मोहताज हो चुका था कि मैं बड़े से बेड से उतर नहीं सकता था। मेरे कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह सामने के कमरे में ही थी, लेकिन उसके कमरे का दरवाज़ा बंद था। रात की खामोशी से मुझे समझ में कमरे में सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। उस समय कौन था जो कमरे में मुस्कान के साथ मौजूद था? मेरा जी बेहद घबराने लगा था। शायद मेरा वहम हो, लेकिन मैं वहम नहीं था, क्योंकि वो मुझे ऐसे ही अजीबोगरीब आवाज़ रोज़ आने लगी थी जो मेरे लिए बहुत दर्दनाक के कारण बनती थी। मेरे ऑफिस के मैनेजर रोज आता था। जो भी जरूरी काम होता था मैं उससे घर पर ही डिस्कस करता था और फिर वह चला जाता था। काफ़ी जिम्मेदार और शरीफ लड़का था। अपने काम से काम रखता था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि आज वो मेरी पत्नी के कमरे से बाहर निकलेगा। मैंने कहा तुम? वह कहने लगा हाँ। मैं अपनी मेरी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। मुस्कान भी उसके साथ खड़ी थी। उसने कुछ फाइल मेरे सामने रख दी और कहने लगी तुम्हारी सारी जायदाद मैंने अपने नाम कर ली है और अगर तुम मुझे तलाक नहीं दोगे तो मैं जान से मारने से पीछे नहीं हटूंगी। मैं हैरत से मुस्कान को देख रहा था। मैंने कहा मुस्कान, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी कि तुम्हारी शराफत पर विश्वास था कि मैं तुम्हें सोच भी नहीं सकता तुम मेरे लिए यह सोच इतना गिर सकती हो किसी तरह नाजायज रिश्ते का। क्योंकि नाजायज रिश्ता से तुम बचना चाहते थे और बदले में मैं तुम्हें लाखों का सामान देना चाहता था और शराफत से मुझे अपनी जायदाद के छिन जाने पर अफसोस नहीं है, बस तुम्हारे बदल जाने का दुख है। बेहतर है कि तुम मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुम्हारे तलाक नहीं दे सकता। इससे जुदा होकर भी मैं मर जाऊंगा। इससे अच्छा है कि तुम्हारे नाम के साथ ही इस दुनिया से चला जाऊं। मैंने जमीन पर गिरी पिस्टल हाथ में उठा ली और कांपते हुए हाथों से मुस्कान को थमा दी। मुस्कान ने पिस्टल हाथ में ले ली थी, लेकिन अगले ही पल वह रोने लगी। वह मैनेजर कहने लगा मुस्कान मेरी बहन है। मैं दुबई में नौकरी करने लगा था, लेकिन वहाँ पर मुझे किसी ने झूठे इल्जाम में जेल भेज दिया था। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो यह सुनकर मैं खुद पे शर्मिंदा हो गया था। मैंने मुस्कान से अपनी हर गलती के रवैये से माफ़ी मांग ली थी। औरत की सहनशीलता मर्द से कहीं ज़्यादा होती है। उसने मुझे माफ़ कर दिया था। मैं व्हील चेयर पर बैठा हुआ था। वह मेरा घुटनों पर सर रखकर बैठ गई थी। मुस्कान का मोहब्बत भरा स्पर्श पाकर आज पहली बार मेरे अंदर तक सुकून उतर आया था। मैं गलत था, इसी वजह से भगवान से आज भी माफ़ी मांगता हूँ। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलती हूँ आप लोगों से दूसरे वीडियो में।